हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान के ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि बोर्ड एग्जाम में हर साल आते हैं, अब की बार भी आएंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको बता दूं, ये 100% बोर्ड एग्जाम में आएंगे, इनको तैयार करके ही आपको जाना है, ठीक है। और इसमें मैंने 15 क्वेश्चन लिए हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर सबसे पहले क्या है, ठीक है। तो आगे देखिए, पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है, राष्ट्रवाद का प्रारंभ जिस देश से हुआ वह है। तो राष्ट्रवाद का जो प्रारंभ है वो किस देश से हुआ था, ये यहाँ पर पूछा जा रहा है। और ये आपको बताना है कि राष्ट्रवाद का जो प्रारंभ हुआ वो किस देश से हुआ था, ठीक है। जर्मनी, फ्रांस, इटली, इंग्लैंड, किस में से हुआ था? तो मैं आपको बता देता हूँ, ये हुआ था फ्रांस से, ठीक है। तो आप याद कर लेना कि भाई जो राष्ट्रवाद का प्रारंभ हुआ था वो फ्रांस से हुआ था। आगे है, फ्रांस की क्रांति हुई, यानी फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? सिंपल सा क्वेश्चन है। 1871, 1873 ईस्वी में, 1876 ईस्वी में और 1889 ईस्वी में, ठीक है। तो ये दिया गया है। तो कब हुआ था ये आपको बताना है। तो जल्दी से आपको बताना है कि कब हुआ था। लेकिन यहाँ पर आपको एक गलती नज़र आ रही होगी, मुझे भी समझ में आ गई कि भाई साहब हर जगह मैंने पता नहीं किस धुन में था 17 की जगह 18 लिख दिया ठीक है। तो आप सुधार लेना यहाँ पर, ठीक है। 17 होगा और यहाँ पर भी 17 होगा। तो कब हुआ था बताना है आपको। 1771, 1776, 1773, 1789। तो मैं आपको बता देता हूँ, 1789 ईस्वी में आपका जो फ्रांस की क्रांति वो हुई थी, ठीक है। फ्रांस की क्रांति, नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में आपने सुना होगा। आगे है तीसरा क्वेश्चन, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। रॉलेट एक्ट कब पारित किया गया था और रॉलेट एक्ट क्या था ये भी आप लोग तैयार कर लेना, मैं आगे बता दूंगा। तो रॉलेट एक्ट जो है वो कब पारित किया गया? तो रॉलेट एक्ट जो है वो कब पारित किया गया? 1918 ईस्वी में, 1919 ईस्वी, 1920 या 1921, कब पारित किया गया? तो मैं आपको बता देता हूँ कि भाई जो जलियांवाला हत्याकांड हुआ था वो कब हुआ था? 1919 में। तो 1919 में रॉलेट एक्ट भी पारित हुआ था। क्यों? क्योंकि रॉलेट एक्ट जब पारित हुआ था तो महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन चलाया था, और असहयोग आंदोलन चलाने के कारण क्या हुआ कि जो अंग्रेज हैं वो नाराज़ हो गए थे, और जलियांवाला जो बाग था वहाँ पर मेले की भीड़ इकट्ठा हुई थी, और कुछ राष्ट्रवादी नेता भी वहाँ पर इकट्ठा हुए थे अंग्रेज़ों का विरोध करने के लिए। तो अंग्रेज़ों ने क्या किया कि भाई साहब वहाँ पर गोली की बौछार करवा दी, और कई भारतीयों की मृत्यु हो गई, कई लोग घायल हो गए। इसीलिए उसको जलियांवाला हत्याकांड बोलते हैं। तो 1919 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। तो ये आप याद रखना। आगे है, महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ किया? क्वेश्चन में आ सकता है कि महात्मा गांधी असहयोग आंदोलन क्यों चलाया, ये भी आ सकता है। तो मैंने आपको बता दिया। तो महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन कब चलाया? 1919 ईस्वी को, 1920 ईस्वी को, 1922 ईस्वी को, 1924 ईस्वी को। कब चलाया था ये आपको बताना है, ठीक है। तो आपका कब चलाया था, तो मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर कि कब चलाया था, ठीक है। तो आप जल्दी से बताइए, मैं तो बता ही दूंगा। तो मैंने आपको बताया कि महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन किसके खिलाफ चलाया था? रॉलेट एक्ट के। और रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ था? 1919 ईस्वी में। इसीलिए असहयोग आंदोलन भी 1919 ईस्वी को तो होगा। तो 1919 ईस्वी को असहयोग आंदोलन चलाया गया था। और क्यों चलाया गया था? रॉलेट एक्ट के विरोध में। रॉलेट एक्ट अंग्रेजों ने पारित किया था, आप जानते हैं ये क्या था? काला कानून का भारतीय बोलते थे, काला कानून के नाम से जाना जाता है। आ सकता है क्वेश्चन, तो घुमा फिरा कर क्वेश्चन पूछ सकता है। आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल आसान रहेंगे, आप हर चीज़ कर लेंगे। आगे क्वेश्चन आप देखिए, मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, 10 जनवरी को, 10 अगस्त को, 10 दिसंबर को, 10 जुलाई को। अभी आप जानते होंगे कि स्कूल में मानव अधिकार दिवस जो है वो मनाया जाता है। यानी जो मानव के अधिकार हैं उनके बारे में भारत में एक नियम बना था, वही मानव अधिकार के नाम से जाना जाता है। यानी जो हम लोगों का अधिकार वो क्या क्या है, क्योंकि एक मानव दूसरे मानव के प्रति अत्याचार नहीं कर सकता। तो वही है कि भाई साहब 10 दिसंबर को मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है। तो ये वाला आपका सही हो जाता है। तो इन सभी को आपको तैयार कर लेना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। तो आगे अब आपके क्वेश्चन आ जाते हैं, लेकिन उसके पहले दोस्तों मैं एक बात आपसे बोलना चाहूँगा कि प्लीज़ आप लोग कम से कम इस वीडियो को 500 लाइक तो करवा दीजिए, ठीक है। मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ। और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो इसी तरीके की वीडियो के लिए, और लाइक ज़रूर कर देना, और कमेंट करो जो जो क्वेश्चन मैं पूछूंगा, ठीक है। कमेंट आपको करना है, कुछ ना कुछ ज़रूर करके जाना है। तो पर्वतों पर मृदा अपरदन का साधन है। पर्वतों पर जो मृदा अपरदन होता है वो किस कारण से होता है ये आपको बताना है, ठीक है। तो पर्वतों पर जो मृदा अपरदन होता है वो पवन के कारण होता है, हिमनद के कारण, जल के कारण, या पशुचारण के कारण। किसके कारण होता है? तो ज़्यादातर जो पर्वतों पर मृदा अपरदन होता है वो आप जानते होंगे कि भाई साहब जल के कारण तो होगा। तो ये आपका बिल्कुल सही क्वेश्चन हो जाता है, इसको आप याद कर लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आ सकता है, ठीक है।
अब आगे बढ़ते हैं। भूमि, वैसे पशुचारण भी ऐसी बात नहीं है, लेकिन ज़्यादातर जल है, क्योंकि जल जब बहता है तो मिट्टी का कटाव होता है, उसी को तो बोलते हैं मृदा अपरदन, क्योंकि मिट्टी को मृदा बोलते हैं, अपरदन को मतलब उसका बहना। तो मृदा अपरदन मतलब मिट्टी का बहाव, और मिट्टी का बहाव जल के कारण ज़्यादा होता है। पवन से थोड़ा बहुत ही उड़ेगी मिट्टी ना भाई, पर्वत में तो जोताई होती नहीं तो उड़ेगी ही नहीं। और यहाँ पर पशुचारण से चारा तो जाएगा लेकिन उतना नहीं उड़ेगी मिट्टी, लेकिन जल से बहुत मिट्टी का कटाव होता है तो जल हो जाता है। आगे, भूमि एक संसाधन है। भूमि जो है वो कौन सा संसाधन है? प्राकृतिक संसाधन है, मानव निर्मित संसाधन है, सौर ऊर्जा से निर्मित, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो भाई जो भूमि है, हमारी धरती है, पृथ्वी माँ है, धरती माँ है, वो कौन सा संसाधन है? तो हमें प्राकृतिक ने दिया है, यानी नेचर ने दिया है, तो वो हो गया प्राकृतिक संसाधन। यानी जो हमें मतलब पहले से प्राप्त हो जाती है हमें उपभोग करने के लिए, वो संसाधन होते हैं। और संसाधन जो है पहले से प्राप्त जो होते हैं उन्हें बोलते हैं प्राकृतिक संसाधन। आगे बढ़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ का जो मुख्यालय है वाशिंगटन में, जिनेवा में, न्यूयॉर्क में, या जर्मनी में, कहाँ पर स्थित है? जल्दी से कमेंट करो, मैं अब आपको बताता हूँ। ठीक है, कहाँ पर स्थित है? तो भाई साहब न्यूयॉर्क में। कहाँ पर? न्यूयॉर्क में। ठीक है, तो इसको आपको तैयार कर लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलो आगे बढ़ते हैं। कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त भूमि कौन सी है? आप कक्षा 7, 8, 9 में पढ़े होंगे, लेकिन फिर भी मैं बता दूंगा। तो काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी, या लेटेराइट मिट्टी, कौन सी मिट्टी है जो कि कपास की खेती के लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त है? तो मैं आपको बता देता हूँ कि भाई साहब ये है आपकी काली मिट्टी। और काली मिट्टी कैसे बनती है ये पूछ सकता है, तो काली मिट्टी जो है ज्वालामुखी के विस्फोट से बनता है, आप जानते होंगे। ठीक है, तो ये होता है। आगे बढ़ते हैं। और ये गन्ने के लिए भी काफ़ी उपयुक्त मिट्टी है। उत्तर प्रदेश में, ईस्ट उत्तर प्रदेश में, जैसे हमारे तरफ काली मिट्टी काफ़ी पाई जाती है, लेकिन कपास वगैरह कोई नहीं बोलता, लेकिन गन्ना की खेती बहुत अच्छी होती है। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश भी काली मिट्टी वाला राज्य है। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन रबी की फसल नहीं है? रबी की जो है वो कौन सी फसल नहीं है? कपास, गेहूँ, जौ, सरसों, कौन सी जो फसल है वो रबी की नहीं है? रबी की फसल का मतलब है जो इस समय अभी आप पढ़ रहे हो, इस समय जो जो फसलें आपके सामने दिख रही हैं, गेहूं हो गया, चना हो गया, बोया हुआ होगा, अरहर हो गया, वो सारी जो है रबी की फसलें हैं। लेकिन यहाँ पर कपास इस सीज़न में नहीं बोई जाती है, तो ये आपकी कपास जो है रबी की फसल नहीं है। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखना। जो आपको अभी दिख रही हैं ज़्यादातर फसलें वो रबी की फसल है, जो अभी आप समझ लो कि बोई गई हैं 1-2 महीने पहले। ठीक है, वो रबी की फसलें हैं। लेकिन रबी की फसलें नहीं पूछा गया तो वो है कपास। जौ का मतलब हो गया आपकी जो मूंग, ये सब दालें हो गई। गेहूं आपका ही है, सरसों भी इसी टाइम बोया गया था, अरहर भी इसी टाइम बोई जाती है 2 महीने पहले। तो ये सारी रबी की फसलें हो जाती हैं। दालें बोल सकता है, तो आपको थोड़ा बहुत गेस लगाना होता है। अगर पूछ ले कि भाई इनमें से कौन सी रबी की फसल है, तो ये विकल्प फिर गायब कर देगा, 3-4 विकल्प देगा, इनमें से कोई एक देगा, तो आपको कॉमन सेंस लगाना है और कर देना है। चलो मैं आगे बढ़ता हूँ। तो अब दोस्तों, अब आपका आगे जो क्वेश्चन आता है वो है कि निम्न में से कौन सा नवीकरणीय योग्य संसाधन नहीं है? नवीकरणीय योग्य संसाधन का मतलब क्या है कि जिसे हम पुनः निर्मित नहीं कर सकते, जैसे एक बार हम उसको उपयोग कर लिए तो उसको फिर से नहीं बना सकते, वो कौन सा संसाधन? जैसे ये पेन, ये सारी चीज़ें तो हम एक बार उपयोग करके बना लेते हैं, तो ये नवीकरणीय हो गए। लेकिन नवीकरणीय का मतलब है कि भाई, सॉरी यार मैं क्या बोल गया, नवीकरणीय का मतलब है कि भाई जो ऐसा संसाधन जिसे हम पुनः बना सकें। ठीक है, मतलब बार बार उसको उपयोग करें और बनाया जा सके। और अनवीकरणीय संसाधन का मतलब है कि जिसे हम दोबारा ना बना सके। तो यहाँ पर पवन दिया गया है, जल दिया गया है, जीवाश्म ईंधन, वन, कौन सा है? तो भाई साहब पवन जो है वो तो है ही है, ये नवीकरणीय। जल है ना, काफ़ी मात्रा में अवेलेबल, एक बार उड़ जाता है फिर से आ जाता है बारिश से। वन है ही है, तो कौन सा? जीवाश्म ईंधन। जीवाश्म ईंधन में जैसे डीजल हो गया, पेट्रोल हो गया आपका, है ना, ये सारे क्या है? अनवीकरणीय संसाधन है। क्यों? क्योंकि इन्हें दोबारा नहीं बनाया जा सकता, ये लिमिटेड है, आगे चल के ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है, आगे। भारत में पंचायती राज की स्थापना हुई थी। भारत में जो है वो पंचायती राज की स्थापना कब हुई थी? 1980 ईस्वी में, 1990 ईस्वी में, 1992 ईस्वी में, 2004 ईस्वी में। पंचायती राज का मतलब जो आपके गांव में ग्राम प्रधान बनते हैं ना, उसी को बोलते हैं पंचायत। ठीक है, वही पंचायती राज। तो ये हुई थी 1992 ईस्वी से। ठीक है, कब से? 1992 ईस्वी से। आगे बढ़ते हैं। 13वां क्वेश्चन आपका है, भारत के किस राज्य में शिशु मृत्यु दर निम्नतम है? मतलब शिशु मृत्यु दर कब न्यूनतम होगी ये भी बताऊंगा मैं। ठीक है, तो केरल में, बिहार में, पंजाब में, हरियाणा में। तो आपको बताना है कमेंट करके, बाकी मैं बता दे रहा हूँ कहाँ पर है। तो केरल में। ठीक है, कहाँ पर? केरल में। तो ये आपको ध्यान रखना है।
चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। मैं अब आपको बता देता हूँ थोड़ा सा कि भाई शिशु मृत्यु दर निम्नतम क्यों है। पूछ सकता है कि केरल में शिशु मृत्यु दर कम क्यों है। तो देखिए मृत्यु कब होती है, जब जो लोग अस्वस्थ ज़्यादा रहते हैं, क्या रहते हैं, अस्वस्थ, है ना। और जब लोग अगर स्वस्थ रहेंगे तो मृत्यु होगी नहीं, ठीक है। स्वस्थ रहेंगे तो मृत्यु जो है वो नहीं होगी, ज़्यादा नहीं होगी, होती तो वही है, ठीक है। तो अब यहाँ पर केरल के लोग जो हैं वो क्या है कि स्वस्थ ज़्यादा है। अब स्वस्थ क्यों हैं, क्योंकि जागरूक हैं अपनी हेल्थ के लेकर, ठीक है। हर चीज़ें मतलब योगा व्यायाम ये सारी चीज़ें करते हैं। आप इन सब के बारे में लिख सकते हैं कि भाई लोग स्वस्थ कैसे होते हैं, वहाँ के लोग जागरूक हैं हेल्थ के प्रति, ठीक है। जिम एक्सरसाइज योगा ये सब करते हैं, तो इसीलिए सॉरी जिम क्या बच्चे करने लग जाते हैं, नहीं ना। तो यहाँ पर क्या होता है कि भाई हेल्थ के प्रति वहाँ पर हॉस्पिटल ज़्यादा हैं, इन सारी चीज़ों की अवेलेबिलिटी है, तो इसीलिए क्या है कि केरल में शिशु मृत्यु दर बहुत कम होती है। लोग जागरूक है, मेन बात ये है, ठीक है। आगे, भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया था। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम का मतलब क्या है आप समझो। उपभोक्ता का मतलब होता है आप ग्राहक जब बन के जाते हो, किसी से कुछ सामान खरीदते हो, तो आपके भी कुछ अधिकार होते हैं कि आप उसके प्राइस पूछ सकते हो, उससे बहस कर सकते हो। अगर वो एमआरपी से ज़्यादा रेट का दे रहा है उसके खिलाफ आप कंप्लेंट तक कर सकते हो। जैसे ये पेन अगर एमआरपी 3 रुपये, एमआरपी तो वैसे बहुत ज़्यादा लिख कर दिया जाता है, नहीं मैक्सिमम रिटेल प्राइस होता है, लेकिन फिर भी मैं बता दूं कि जो जैसे ये स्केच है 3 रुपये का एमआरपी, अगर कोई दुकानदार 4 का बेचता है तो आप उसकी वीडियो बनाओ, उसके खिलाफ कोई भी हो उसके खिलाफ आप कंप्लेंट कर सकते हो। जैसे कि आपको परेशान किया जा रहा है, आपको मालूम है उपभोक्ता अधिकार क्या है, तो उपभोक्ता अधिकार जानना काफ़ी आवश्यक है, क्योंकि आजकल उपभोक्ता आप सभी लोग हैं और जानते कुछ नहीं। फिर क्या होता है कि परेशान हो जाते हैं। जैसे आपको मान लीजिए कोई बोला कि 50 रुपये में ये चीज़ मिलेगा, बाद में वो 100 बोल रहा है, तो वो सारे नियम बने हुए हैं, उन्हें मालूम होना चाहिए आपको। तो ये वाला चैप्टर उपभोक्ता अधिकार नियम वाला जो चैप्टर उसको प्लीज़ पढ़ लेना, आपके जीवन भर काम आएगा। पढ़ाई ये नहीं है कि आप एग्ज़ाम में लिख के चले आओ। अब बाकी मैं इसको नहीं बताऊँगा, कमेंट करो जल्दी से, ठीक है। कमेंट करो कौन सा है इसमें से, कमेंट करो जल्दी से, ठीक है। का खा गा कौन सा है, जल्दी से कमेंट करो। चलो आगे बढ़ते हैं। धर्मनिरपेक्ष का अर्थ है, धर्मनिरपेक्ष का जो अर्थ है वो क्या है। तो धर्म का के लिए कोई जो है स्थान नहीं है, वो है एक राष्ट्र एक धर्म है, केवल बहुसंख्यक वर्ग के लिए धर्म की मान्यता दी जाती है, या सभी धर्मों को समान समझना। क्या है भाई साहब धर्मनिरपेक्ष। निरपेक्ष का मतलब होता है, एक निरपेक्ष होता है, एक होता है सापेक्ष। क्या है, सापेक्ष, ठीक है। निरपेक्ष का मतलब होता है निर्विरोध, एक प्रकार से कह सकते हैं, या उसी किसी का सपोर्ट करना, ठीक है। सापेक्ष का मतलब उसके प्रति। धर्म का कोई स्थान नहीं है, धर्मनिरपेक्ष का मतलब ये नहीं है, क्योंकि जो भी राज्य धर्म का पालन करेगा वो धर्मनिरपेक्ष नहीं रहेगा। धर्म का कोई स्थान नहीं है, ये गलत है आपका। एक राष्ट्र एक धर्म, एक जो राष्ट्र है जैसे हमारा भारत है, वहाँ पर केवल एक धर्म चले, जैसे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये सारे धर्म ना रहे, कोई एक धर्म रहे, जैसे हिंदू ही हिंदू रहे, ये नहीं हो सकता। हमारा जो देश है वो धर्मनिरपेक्ष देश है, या राज्य बोल सकते हो, ठीक है। तो ये भी आपका गलत है। केवल बहुसंख्यक वर्ग के लिए धर्म की मान्यता, ये भी गलत है। क्यों, क्योंकि भारत में तो भाई साहब हिंदुओं की संख्या ज़्यादा है, और सारे मतलब बहुसंख्यक हिंदू हैं ज़्यादातर, और फिर मुस्लिम मान लो कम है, सिख ईसाई और कम है। लेकिन आप देखोगे कि सभी को धर्म की आज़ादी है, सभी अपने धर्म को मानते हैं, अपना मंदिर बनाते हैं, अपने धर्म का प्रचार करते हैं। इसका मतलब क्या है कि भारत धर्मनिरपेक्ष राज्य है। तो यहाँ पर बोल सकता है कि धर्मनिरपेक्ष राज्य का क्या अर्थ है, तो ये भी पूछ सकता है। सभी धर्मों को समान समझना, तो ये वाला आपका बिल्कुल सही हो जाता है, यानी सभी धर्मों को आपको समान समझना है, तभी आप धर्मनिरपेक्ष व्यक्ति कहलाएंगे। धर्मनिरपेक्ष व्यक्ति बोल सकते हो आप, धर्मनिरपेक्ष राज्य, कुछ भी जो मतलब उसके प्रति चले। तो आपको समझ कर तैयार करना होता है। अगर आप रटने लग जाओगे तो नहीं तैयार होगा। केवल आप पढ़ोगे, इनको रटो मत चारों विकल्पों को कि कौन सा गलत है, ग नंबर सही है, नहीं। केवल आपको पढ़ना है ज़्यादातर, और फिर आप जब एग्ज़ाम देने जाओगे तो आपको ऑटोमेटिक आ जाएगा कि भाई साहब हाँ ये सही है, ये सही है, क्योंकि 4 विकल्प रहेंगे, आपको दिमाग में चढ़ा रहेगा। मैं रटने को कभी नहीं बोलता, ये बहुविकल्पी, ठीक है। तो याद नहीं करना, आपको केवल पढ़ना है। 1 से 2 बार 3 बार पढ़ सकते हो, 3 बार 4 बार वीडियो देख सकते हो। तो चलो, मैं आई होप आपको कोई वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक कर देना यार, लाइक का मतलब है पसंद। अगर आपको पसंद आई है तो लाइक करके ही जाना, कमेंट करना, और जो भी गलती है उसको बताना। और अभी मेरी तबीयत ख़राब है, आप देख सकते हो, गला ख़राब है ना, लेकिन फिर भी वीडियो बना रहा हूँ। और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। अपना सिल्वर प्ले बटन भी आ गया, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद जो इतना सपोर्ट देते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।